सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, सक्खर में होने वाले रेल हादसे और उसमें होने वाले जानी नुकसान पर पूरी कौम सोगवार है। जो चले गए वापस नहीं आएंगे और ये वक्त लवाहिकीन के साथ इज़हार एकजहती का है, उनके साथ इज़हार ताज़ियत का ये वक्त है। लेकिन शर्मनाक बात ये कि ऐसा करने की बजाय इस मामले पर भी हर कोई सियासत कर रहा है और सियासत चमकाना चाहता है। बहुत अफसोसनाक रवैया है ये। क्या सियासत करने के लिए और मामलात ख़त्म हो गए? बजट है, कानून साजी है, दीगर बहुत मामलात हैं। इस खेल को खेलने के लिए इसको सियासत कहा जाता है। और कितने शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है कि हम एक हादसा जिसमें इतनी जानें ज़ाया हो गई उस पर भी सियासत चमकाई जा रही है। सियासी रहबर एक दूसरे की तरफ उंगलियाँ उठा रहे हैं। मैं सिर्फ अपोजिशन को नहीं कह रही, हुकूमती सफ़ों से भी कुछ लोग इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। यही कह सकते हो कि मत करें ऐसा। यहाँ भी तब्दीली लेकर आएँ, जो मुतासिरीन उनके ज़ख्मों पर मरहम रखें। ये खेल फिर कभी खेल लीजिएगा, अब ना खेलें, इस मौके पे ना खेलें। अफसोस इस बात का कि इक़्तिदार के लालच में हमारे रहबर हर काम कर जाते हैं, लेकिन जब उनसे इस इक़्तिदार में किए गए कामों की जवाबदेही होती है तो फिर सियासी इंतकाम की गर्दान के पीछे छुपने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि किस तरह छुप जाएँ। यानी इक़्तिदार चाहिए और इस इक़्तिदार में किए गए कामों का हिसाब नहीं देना। अब इससे मुझे कहानी याद है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रा गौर से सुनिएगा। एक दफ़ा एक मुल्क का बादशाह वो बीमार हो गया। जब बादशाह ने देखा कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो उसने अपने मुल्क की राया में ऐलान करवा दिया कि वो अपनी बादशाहत उसके नाम कर देगा, जो उसके मरने के बाद उसकी जगह एक रात कब्र में गुजारेगा। अच्छा, सब लोग बहुत खौफजदा हुए और कोई भी ये काम करने को तैयार नहीं था। अब इसी दौरान एक कुम्हार जिसने सारी ज़िंदगी कुछ जमा नहीं किया था, उसके पास सिवाय एक गधे के कुछ नहीं था। उसने सोचा कि अगर वो ऐसा कर ले तो वो बादशाह बन सकता है और हिसाब किताब में क्या जवाब देना पड़ेगा। इसके पास था ही एक गधा और उसने क्या जवाब देना उस गधे के बारे में। अच्छा जी, उसने क्या किया कि ऐलान कर दिया कि वो एक रात बादशाह की जगह कब्र में गुजारेगा। अच्छा, बादशाह के मरने के बाद लोगों ने बादशाह की कब्र तैयार की और वादे के मुताबिक कुम्हार खुशी खुशी उसमें जाकर लेट गया, कब्र में जाकर लेट गया और लोगों ने कब्र को बंद कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद फरिश्ते आए। उन्होंने कुम्हार से कहा कि उठो और अपना हिसाब दो। उसने कहा कि भाई, हिसाब किस चीज़ का, मेरे पास तो सारी ज़िंदगी था ही कुछ नहीं, हाँ सिर्फ एक गधा था, एक गधे के सिवा कुछ नहीं था। फरिश्ते उसका जवाब सुनकर जाने लगे, लेकिन फिर एकदम रुके और बोला कि ज़रा उसका नामा माल खोल कर देख लेते हैं, इसमें है क्या। बस फिर क्या था, सबसे पहले फरिश्तों ने पूछा कि हाँ भाई, फ़लाँ दिन तुमने गधे को एक वक्त भूखा रखा था। उसने जवाब दिया कि हाँ। फौरी तौर पे हुक्म हुआ कि इसको 100 कोड़े मारे जाएं, फिर इसकी खूब धुलाई शुरू की जाए। अच्छा, उसके बाद फिर फरिश्तों ने सवाल किया कि अच्छा ये बताओ कि फ़लाँ दिन तुमने ज़्यादा वज़न लाद कर गधे को मारा था। उसने कहा कि हाँ। फिर हुक्म हुआ कि इसको 200 कोड़े मारे जाएं। कुम्हार को फिर मार पड़ना शुरू हो गई। गर्ज की सुबह तक कुम्हार को मार पड़ती रही और सुबह सब लोग इकट्ठे हुए और कब्र कुशाई की ताकि अपने नए बादशाह का इस्तकबाल कर सकें। अब जैसे उन्होंने कब्र खोली तो उस कुम्हार ने बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा कि बादशाह सलामत किधर जा रहे हैं। बादशाह सलामत चूँकि वो बन चुके थे वादे के मुताबिक, तो उसने जवाब दिया कि भाइयों, पूरी रात में एक गधे का हिसाब नहीं दे सका, एक गधे का तो पूरी अवाम और मुमलिकत का हिसाब कौन देता फिरेगा, मैं नहीं दे सकता। अब ये कहानी फ़र्जी है लेकिन हकीकत के बहुत करीब है। अब देखिए कि हमारी सियासत भी इसी फ़र्जी कहानी के कितने करीब है। जब भी सियासी रहबरों से पूछा जाता है कि मुल्की वसाइल को कहाँ ख़र्च किया, क्यों ख़र्च किया, कैसे ख़र्च किया, कहाँ ख़र्च किया, तो कहानी के कुम्हार की तरह भाग खड़े होते हैं। जवाब भी नहीं, भाग जाओ, दौड़ लगा दो। नैब सवाल करे तो अव्वल इसका जवाब भी नहीं होता, लेकिन अगर हिसाब किताब मांगने वाले इदारे थोड़ी सख्ती करें तो उनकी जानिबदारी पर सवाल उठ जाते हैं और कहीं ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर ली जाती है। अब आप समझ गए होंगे नाजरीन कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। मेरा इशारा यकीनी तौर पर नैब पर पत्थर बरसाने वालों की तरफ है और यकीनी तौर पर मेरा इशारा उन लोगों की जानिब है जो एक नैब पेशी के मौके पर एक ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे होकर उस सियासी रहनुमा से इज़हार एकजहती करने को तैयार थे। वो अलग बात है कि नैब ने खतरा महसूस किया और तसादुम से बचते हुए उन सियासी शख्सियत की पेशी मनसूख कर दी, वरना हालात आपको पता है बिगड़ सकते थे और वो जो आर या पार की बात होती है, आर या पार का मामला यहाँ पेश आ सकता था।
फिर क्या हुआ, इसी तरह हिसाब किताब से बचने के लिए हमारे जो सियासी रहबर हैं उन्होंने मिलकर एक सियासी इत्तेहाद भी बना डाला, पूरे सियासी इत्तेहाद बना डाला जिसका बज़ाहिर मकसद अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ था। लेकिन कह लें कि जी आहिस्ता आहिस्ता उस इत्तेहाद के सारे भेद खुलते चले गए और इस इत्तेहाद का जो असल रंग है वो खुलकर सामने आ गया। लोगों को पता चल गया कि उनके हकूक़ का नाम लेकर अपने काम सीधे करने की कोशिश की जा रही है। अपने मुफाद के चक्कर में सियासी जमातों रहबरों ने इतनी गलाबाजियाँ लगाईं, इतनी गलाबाजियाँ खाईं कि ना सिर्फ इत्तेहाद टूट गया बल्कि उन लोगों ने अपना खुद मजाक भी बना ली। अब एक और वाक़या याद आ गया मुझे, इस पर एक और वाक़या। 4 दोस्त थे जिनमें से एक दोस्त सड़क पर सिग्नल तोड़ते हुए ट्रैफिक वार्डन के हत्थे चढ़ गया। अच्छा, उस दोस्त ने चालान काटने पर बहुत मज़ामत की, बहुत हाथ पाँव मारे, लेकिन ट्रैफिक वार्डन कहने के बाद कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर चालान काटा जाएगा। अच्छा, बात बढ़ती चली गई। फिर जब बढ़ी तो नतीजा तो कुछ निकलना था। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ट्रैफिक कानून की धज्जियां उड़ाने वाला दोस्त अपने आपे से बाहर हो गया और उसने ट्रैफिक वार्डन के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। अब बात इतनी बढ़ गई कि उस नौजवान को थाने ले जाया गया। उसके बाकी 3 दोस्त जो हैं उन तक इतला पहुंची तो वो तीनों दोस्त थाने जाकर अपने दोस्त को छुड़ाने की मनसूबाबंदी या कोशिश करने लगे। अच्छा, बाकी 3 दोस्तों में से एक दोस्त अपनी शख्सियत से कहने के रोबदार और दबदबे वाला लगता था, लेकिन मसला यह था कि उस दोस्त की आवाज़ औरतों जैसी बारीक सी थी, यानी आवाज़ में रोब नहीं था। लिहाजा उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि तुमने थाने जाकर खामोश रहना है और कुछ नहीं करना। खैर, तीनों दोस्तों ने मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली और वो अपने चौथे दोस्त को छुड़ाने के लिए थाने पहुंच गए। अब इस सुलाखों के पीछे दोस्त को छुड़ाने के लिए बाकी 2 दोस्त पुलिस के ऑफिसर से बातचीत कर रहे थे कि इतने में क्या होता है, रोबदार शख्सियत का मालिक दोस्त खामोशी से सब कुछ देख रहा था और पुलिस वाले भी उसको देखकर थोड़ी घबराहट महसूस कर रहे थे क्योंकि रोबदार दिख रहा था, यानी अंदर से पुलिस ऑफिसर्स भी उस दोस्त से घबराए हुए थे। अब अचानक रोबदार शख्सियत का मालिक दोस्त अपनी आवाज़ में बोल उठा, जो कि जनाना आवाज़ थी। उसने कहा कि बराए मेहरबानी मेरे दोस्त को छोड़ दें। अब ये जुमला उसकी ज़बान से अदा होते ही उसका सारा रोब जो थाने में बना हुआ था ना अच्छा खासा, टूट गया और फिर पुलिस ने उन तीनों दोस्तों को भी चौथे दोस्त के साथ जेल में बंद कर दिया। अब मिसाल देने का मकसद क्या है? मिसाल देने का मकसद ये है कि पीडीए में जब 11 जमातें शामिल हुई तो उसका एक रोब था, यकीनी तौर पे रोब था, और ये रोब इसलिए था कि बज़ाहिर ये इत्तेहाद अवाम की तर्जुमानी के लिए बनाया गया था। लेकिन जैसे ही इस रोबदार इत्तेहाद की जमातों ने अपने अपने मफादात की आवाज़ें निकाली, इसका सारा जो रोब था, दबदबा, वो टूट गया। बल्कि अवाम को भी पता चल गया, सिर्फ ये टूटा ही नहीं, अवाम को ये भी पता चल गया ये तो अपने चक्करों में बाहर निकले हुए, ये तो अपने फ़ायदे के लिए इकट्ठे हुए थे। इसीलिए अवाम ने उस इत्तेहाद को अपने हाल पर छोड़ दिया कि आप अपने हाल पे जिए, जिसकी वजह से पीडीएम नाकाम। और अब तो इसके जो मुखालिफिन हैं इस नाम निहाद इत्तेहाद का मजाक भी उड़ाने लगे हैं और हुकूमती रहनुमा भी पीडीएम के खूब कह लें, वो कहते हैं ना, खूब लत्ते लेते नज़र आते हैं। लत्ते लेने का मतलब पता ना आपको नाजरीन, यानी रिकॉर्ड लगाते हैं, शदीद मजाक उड़ाते हैं। अभी फवाद चौधरी साहब को ले लें, कैसे अपने अल्फाज से पीडीएम इत्तेहाद की हल्की हल्की कह लें कि क्लास कर रहे हैं, लत्ते ले रहे हैं। देखिएगा जी, तो वट्टे सट्टे की शादी हो गई। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक दूसरे के घर चले गए थे। पीपल्स पार्टी ने खुद को मुस्लिम लीग नवाज के हवाले कर दिया था। इस तरह के तंजिया जुमले जनाब फवाद चौधरी साहब अदा कर रहे हैं और यकीनी तौर पे फवाद चौधरी साहब के अल्फाज पीडीएम की दुखती रग को छेड़ रहे हैं। वैसे बिलावल साहब ने मेजोरिटी दिखाते हुए या कह लें कि स्ट्रैटेजी हिकमत अमली बनाते हुए बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए शहबाज साहब को अपने अरकान सौंप दिए। यानी मेरे ख्याल से कहूँ, मुझे कहना चाहिए कि बिलावल की इस स्ट्रैटेजी को मजाक नहीं बनाया जा सकता, इस हिकमत अमली को मजाक नहीं बनाया जाता। यकीनी तौर पर फवाद चौधरी साहब का इशारा इस बात की तरफ नहीं होगा। अच्छा, बजट में ऐसा तासुर ना जाए कि ऑपोजिशन ने हुकूमत को सॉफ्ट हैंड दे दिया, इसीलिए बिलावल शहबाज शरीफ साहब के हम कदम हैं। बजट में हुकूमत के खिलाफ महाज बनाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को एक और मुश्किलात की कहने के दरिया का सामने, और वो क्या जी, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप। अब ज़ाहिर फवाद चौधरी साहब के जवाब से लगता ये है कि जी जो तरीन ग्रुप है वो बजट में कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेगा और ये उम्मीद भी की जा सकती है कि ये बजट आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन देखना ये है कि पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब से मिलकर हुकूमत के लिए क्या मुश्किल खड़ी कर सकती है। अब ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी ने खुद को मुस्लिम लीग नवाज से बेहतर अपोजिशन साबित करने के लिए शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर बजट में हुकूमत का मुकाबला करने का कार्ड खेला हो। और ये भी मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून भी पीपल्स पार्टी की देखा देखी बजट पास होने में रुकावट डाले, और इसके भी इम्कानात हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि शहबाज ग्रुप बजट में अलग कहने के वो 1.5 इंच की मस्जिद जो बनाने वाली एग्जाम्पल होती है ना, कि 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की बाकायदा कोशिश शुरू कर दे, और जो मरियम नवाज ग्रुप है वो अपनी अलग से 1.5 इंच की मस्जिद बनाए। क्योंकि एक बात तो तय है कि नून लीग का नून लीग में मुकाबला है, नून लीग
और मुकाबला भी नून लीग और पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में भी मुकाबला है, और कौन इनमें से बेहतर अपोजिशन करता है। लेकिन जो भी हो, फवाद चौधरी साहब की बातों से ऐसा लग रहा है कि जी जैसे हुकूमत अपोजिशन को ज़र्रा बराबर भी संजीदा लेने पर तैयार नहीं है। और फवाद चौधरी साहब मौलाना साहब की पीडीएम की सरबराही देखते हुए फरमा रहे थे कि मौलाना साहब ने पहले भी नून लीग को कंधा दिया था और अब भी मौलाना को अपना कंधा देना पड़ेगा। जबकि हालात क्या बताते हैं, हालात ये हैं कि मौलाना साहब खुद दीगर अपोजिशन जमातों से सहारा मांग रहे हैं, खुद तो इस पोजीशन में नहीं है कि पीडीएम के सरबराह अपना कंधा सहारे के तौर पे पेश कर सके। तो फिर वज़ीर इत्तलात साहब की बात का मतलब ये भी हो सकता है कि मौलाना फिर नून लीग के हाथों इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं, यानी अपोजिशन जमात ने मौलाना साहब के कंधे पर बंदूक रख कर चलाती रही और मौका मिलते अगली बार भी मौलाना का कंधा इस्तेमाल हो सकता है। अब ये जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं, ये तंज़िया अंदाज में कह रहे हैं कि वो चाहते थे कि पीडीएम की शादी चले, लेकिन अब ये शादी नहीं चल सकी और अब वज़ीर इत्तलात के बकौल सियासी हलाला भी मारे। और शायद यही वजह है कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी अपोजिशन को ना सिर्फ हुकूमत के लिए कह लें कि गैर मौसर समझते हैं, बल्कि शेख साहब अपोजिशन को नालायक और निकम्मा तरीन समझते हैं। देखिए ज़रा क्या कह रहे हैं। नाज़रीन, उर्दू मुहावरा है कि किसी पर उंगली उठाने से पहले कहते हैं कि जी अपना गिरेबान भी देखना चाहिए। फिर ये भी मशहूर है कि जो किसी के लिए बुरा सोचता है, बुराई उसको ही उल्टा आ घेरती है। वैसा ही कुछ अपोजिशन का देखने में आ रहा है। अपोजिशन हुकूमत को तो खूब आड़े हाथों लेती है, लेकिन इसको नाअहल नालायक भी कहती थी। वज़ीर-ए-आज़म साहब को सिलेक्टेड के अलकाबात दिए कि आपको पता है अपोजिशन की जानिब से कहा गया ये हुकूमत मुल्क की नालायक तरीन निकम्मी तरीन हुकूमत है, लेकिन अब इसी तरह की तनकीद हुकूमत अपोजिशन पर कर रही है ना मज़े की बात। यानी ये कह लें कि ये तो वही सीन हो गया जैसे तगड़े बैट्समैन के मुकाबले में एक ऐसा बॉलर आ जाए जिसकी गेंद कराने की रफ्तार इतनी सुस्त हो कि बॉल बैट्समैन के पास एक ठप्पे के बजाय पूरे 3 ठप्पों में पहुंचे, यानी जिस पर बैट्समैन खुद ये कह उठे कि कितना ही माठा और निकम्मा बॉलर ये लगा दिया गया। ठीक वैसे अपोजिशन का हाल हो रहा है। अब शेख रशीद साहब अपोजिशन के किरदार पर तनकीद के निश्तर चलाते हुए कह रहे हैं कि जी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी नालायक, निकट्ठू और निकम्मी अपोजिशन नहीं देखी और ये अपोजिशन हुकूमत का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। शेख साहब ने यहाँ तक कह दिया कि वो अपोजिशन को अपोजिशन समझते ही नहीं है, यानी इमरान हुकूमत खुशकिस्मत है कि उसके मुकाबले में कोई खड़ा ही नहीं है। और शेख साहब ये समझते हैं कि अपोजिशन के अपने इतने मसाइल हैं कि जिसका फ़ायदा इमरान खान को हो रहा है। इसीलिए शेख रशीद साहब इमरान खान साहब को मुकद्दर का सिकंदर करार दे रहे हैं। वैसे शेख साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की अपोजिशन हुकूमत को मिली है इस हिसाब से तो इमरान खान साहब के सितारे बहुत ही ऊंचे जा रहे हैं और अपोजिशन आपस में तकसीम है। और इसी पर शेख साहब ने कहा है कि अपोजिशन एक दूसरे को कहने के जो जूतियों में दाल डालकर देने वाली एक एग्जाम्पल है ना, जूतों में दाल डालकर तकसीम कर रही है, वो वाली सिचुएशन है। यानी शेख रशीद साहब के नज़दीक ये बात क्रिस्टन क्लियर है कि फ़िलहाल अपोजिशन का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अपोजिशन का जो रवैया है इस पर हुकूमत चिल कर रही है। यानी बहुत ही हैरानी की बात है नाजरीन कि अपोजिशन के किरदार पर हुकूमत खुद अपोजिशन से कह उठे कि भाई हमें टफ़ टाइम दो। यानी अपोजिशन इतनी कमज़ोर है कि हुकूमत खुद तरस रही है कि उसको टफ़ टाइम देने वाला कोई तो हो, है कोई टफ़ टाइम देने वाला। यानी आवाज़ें लगाई जा रही हैं, पूछा जा रहा है, लेकिन इस वक्त अपोजिशन एक दूसरे के लिए समझने की मुश्किल बन रही है। और दावा ये कि जी हुकूमत की खुशफहमी तमाम अपोजिशन जमातें कह लें कि रस्मी जमा खर्च तो बहुत करती हैं कि हुकूमत को छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे, आज गिराई हुकूमत कल गई घर हुकूमत, और अपोजिशन की यही बातें इनका मजाक बनवाती हैं। लेकिन अपोजिशन को इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो मजाक बन रहे हैं। अपोजिशन का काम क्या है कि वो अहम इशूज़ पर बात करे, हुकूमत पर तनकीद करे जायज़ वाली, और फिर तनकीद करने के बाद मशवरे भी दें, इस्लाह भी करें कि ये जो मसला है हमने बता दिया, अब इस मसले का हल क्या है, इनके पास जो आइडियाज़ है वो भी दें। मतलब सिर्फ तनकीद तो नहीं ना करनी होती, मसले को हल करना मकसद होता है, उसकी फिर इस्लाह करना मकसद होता है कि इसको कैसे सही किया जाए। अगर हुकूमत आइन के दायरे से बाहर निकले तो उसको बाहर की तरफ धक्का देने की बजाय अपोजिशन हुकूमत को पकड़कर दायरे के अंदर वापस लेकर आए, ये काम। और तामीरी अपोजिशन ही मुल्क की असल खिदमत होती है। लेकिन कौन कर रहा है खिदमत? खिदमत करना तो बात की बात है ना, पहले ये बात समझे तो सही, ये कोई समझे तो सही, कोई है जो समझ रहा है बात? कौन समझे, कौन इन्हें समझाए? सियासी जमातों के अपने अपने मुफादात, अपने अपने नज़रियात। इन्होंने आप समझ लें कि जो एक अजीबो गरीब सी सिचुएशन है जो कि बिल्कुल ही समझ से बाहर है कि आखिर ये अपोजिशन वाले चाहते क्या हैं। मेरे ख्याल से कभी कभी खुद भी हैरान होते होंगे कि हम चाहते क्या हैं। अगला क्लिप चलाइएगा।
अच्छा सुना आपने, ये अच्छी बात है अगर नून लीग इदारों से हुकूमत गिराने के लिए नहीं कह रही और ना इसको कहना चाहिए, लेकिन नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि नून लीग ने हमेशा इदारों के सहारे अपनी सियासी दुकान चमकाई है। अब नून लीग कह रही है कि हुकूमत रेत की दीवार है, तो फिर रेत की दीवार को तो सिर्फ एक ही धक्का चाहिए होता है ना गिरने के लिए, तो दे दें धक्का रेत की दीवार को तो गिर जाएगी, वो टेंशन फिर कैसी है। तो फिर इस रेत की दीवार को गिराने के चक्कर में आप सब ऑपोजिशन वाले, पीडीएम वाले खुद क्यों टेंशन में पड़ गए? तो रेत की दीवार तो गिरी नहीं, आप लोगों का जो टोला था खुद ही गिर गया। अब इस सवाल का जवाब है तो नून लीग मेरे ख्याल से मुझे ज़रूर दे, लेकिन नहीं होगा इनके पास जवाब। और रही बात कि जी अवाम ऑपोजिशन के साथ है, अवाम उनके साथ खड़ी है, अगर अवाम ऑपोजिशन के साथ होती ना तो यकीनी तौर पे पीडीएम कामयाब हो चुकी होती। अब निकल आए ख्वाबों से बाहर, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप लोग, कौन सी अवाम है आपके साथ? अगर थी तो फिर आप लोग कामयाब हो जाते, और अगर वाकई वो रेत की दीवार वाली बात सही है तो गिर जाती रेत की दीवार। कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग? एक्सेप्ट कर लें रियलिटी को। अच्छा हुआ क्या, जो हुआ वो इनको समझ नहीं आ रहा, और जो समझाए चले जा रहे हैं वो हुआ नहीं। लेकिन वही बात है ना कि चलें, जो इनका दिल चाहता है सोचते रहें, सोचने में क्या जाता है। अब ऐसा नहीं हुआ कि जो ये चाह रहे थे, अब नून लीग फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रही है, तो माजरत के साथ नून लीग जो फेयर इलेक्शंस हैं इसको कहती है कि जिसमें जीत नून लीग की हो तो शायद वो हकीकी मायनों में एक बहुत क्लियर इलेक्शन होते हैं, बिल्कुल साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं, कोई धांधली नहीं होती है, और यकीनी तौर पे वोट को इज्जत मिली होती है उन इंतखाबात में। अभी मेरे ख्याल से इतनी जल्दी के इंतखाबात की, अगर नून लीग समझती है कि हुकूमत नाकाम हो गई है तो अपोजिशन कितनी कामयाब हुई है ये भी सबको पता है कि नून लीग की अपोजिशन देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ इक़्तिदार में रहना चाहती है, इन इक़्तिदार से इतना प्यार है। अब राना साहब कहने के लगे हाथों पीपल्स पार्टी की प्यार में कहने के बैंड बजा रहे थे, क्या कह रहे थे कि नवाब शाह का सदर नहीं होता और ना राइवंड का वज़ीर आज़म होता है, वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान का होता है। बड़ी मालूमात दी राना साहब ने। अब ये म्यार नहीं कि इस तरह के बयान ना दिए जाएँ। साबिक वज़ीर आज़म तो सिर्फ लाहौर को पेरिस बनाने की बात किया करते थे, बाकी किसी पंजाब के शहर को उन्होंने पेरिस बनाने की बात की नहीं की ना। तो फिर क्या ये ना समझा जाए कि नून लीग के जो कायद हैं वो सिर्फ लाहौर के वज़ीर आज़म थे? इस तरह तो फिर ये बात इस तरह समझ आती है। और खैर बिलावल साहब अगर नून लीग के कायद का मुकदमा लड़ भी रहे थे तो उन्हें बाहर जाने दिया जाए, तो उस वक्त वज़ीर आज़म को भी यही लग रहा था कि नून लीग के कायद के सेहत के जो हालात बताए जा रहे हैं कि ये भी बीमारी वो भी बीमारी, पता नहीं क्या क्या हो गया और पता नहीं क्या हो जाएगा अगले कुछ लम्हों में, अगर उनको बाहर ना जाने दिया जाता तो फिर उनकी जान को नुकसान पहुंच सकता था। तो इसलिए वज़ीर आज़म हो या बिलावल हो, नून लीग के कायद के साथ कहने की इंसानी हमदर्दी निभाई कि एक बंदा जब बेचारा इतना बीमार हो गया है तो फिर इंसानियत क्या तकाजा करती है, बस वही उन्होंने किया जिसको आप इंसानी हमदर्दी कह सकते हैं। अब राना साहब को ये तो याद होगा कि बिलावल ने नून लीग के कायद का मुकदमा लड़ा, लेकिन क्या नून लीग वो भूल गई जब शहबाज साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया था? और सच क्या है कि ऑपोजिशन अपने अपने फ़ायदे का सोच कर ही जा रही है, सिर्फ अपना ही सोचे चली जा रही है। और इसीलिए इमरान खान साहब बार बार कहते हैं, एक बार नहीं बार बार कहते हैं कि कुछ भी हो जाए NRO नहीं दूंगा। देखिए ज़रा खान साहब का क्लिप, कुछ भी हो जाए NRO नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बजट के हवाले से बात कर लेते हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी राब्ता कौंसिल का जो इजलास हुआ है, इजलास में चारों वज़रा आला समेत जो दीगर हुकाम है उन्होंने शिरकत की है। अच्छा, कौंसिल ने वफाक और सूबों के तरक्याती बजट की जो मंजूरी दी है, इक़्तिसादी कौंसिल ने शरह नमू का जो हदफ है वो भी मुकर्रर किया है और आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का जो हदफ है वो 4.8% मुकर्रर किया गया है। अब ज़राए क्या बताते हैं कि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने माली साल 2021-22 के लिए 2102 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किया है और आइंदा माली साल में वफाक का 900 अरब और सूबों का 1202 अरब का शेयर होगा। करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा साहब। गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो आइंदा बजट में आवाम के लिए टैक्स में कोई रिलीफ देने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं और आज के इजलास के अंदर की खबर ज़रा जो आपके पास है वो भी नाज़रीन तक पहुँचाइएगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे आज जो ये इजलास हुआ था NEC का, इसमें बुनियादी तौर पे तो डिस्कस किया जाता है तमाम सूबों के हवाले से कि कितना तरक्याती बजट उनको गुज़िश्ता माली साल के दौरान दिया गया था और कितना खर्च हुआ है।
650 अरब रुपये गुज़िश्ता माली साल यानी कि 20-21 के लिए मुख्तस थे, और उसमें से सिर्फ 406 अरब रुपये 11 माह में खर्च हुए हैं, यानी कि ये 72% बनता है। और आज का इजलास स्पेसिफिकली ये तरक्याती बजट के हवाले से था, और आज जो बता दिया आपने कि जो तरक्याती बजट था वो 900 बिलियन जो है वो कंसोलिडेटेड करें तो ये 2200 कुछ बनता है, लेकिन अगर हम इसको सिंगल रोल आउट करें फेडरल का तो ये 900 बिलियन है PSDP। इसमें से अब कितना खर्च करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, ये इन्होंने ट्रांसपोर्ट, तवानाई, सोशल सेक्टर, इलाकाई मसावत, ये मुख्तलिफ मद्दात हैं जिसमें इन्होंने एलोकेशंस कर दी हैं। तवानाई सेक्टर में अगर बात करते हैं 113 बिलियन सिर्फ रखे हैं, तो हम ये कहें कि अगर डैम्स बनाने हैं बड़े बड़े और कुछ करना है तो 113 अरब में क्या बनेगा। तो ये चीज़ें इस तरह से हैं। सेहत के शोबे में पिछले साल जो बजट था वो इतना बड़ा पेंडेमिक से हम गुजरे हैं, सिर्फ 50% बजट उसका PSDP में इस्तेमाल हुआ है जो तरक्याती बजट था। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कौमी खुराक, तहफ़्फ़ुज़ खुराक की जो वजारत है उसके लिए आप जानती हैं कि पूरे पाकिस्तान में किस तरह से चीनी, गुड़, उसके कमी का शिकार रहा, आटा और सब कुछ। तो उसमें भी हमने तकरीबन 50% बजट जो है इस्तेमाल किया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती, 900 बिलियन तो हमने मुख्तस कर दिया, लेकिन क्या हम 900 अरब जो है वो इस्तेमाल करेंगे, बात ये आती है। बाकी इस वक्त जो सूरत हाल है बजट की तैयारियाँ अपने आखिरी मराहल में हैं, और अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में इस साल टैक्सेस जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे, जो हमारे वज़ीर ख़जाना है उनसे जब हमारी बात होती है इस पे, तो वो कहते हैं मैं नए टैक्स नहीं लगाऊंगा, मैं टैक्स नेट में इजाफा करूंगा। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव उनके हवाले से चीज़ है, क्योंकि वो बड़े प्रोफेशनल शख्स हैं, और इस हवाले से उन्होंने बार बार ज़ोर दे के बात की है कि मैं नए टैक्सेस नहीं लगाऊंगा। लेकिन हमारे पास IMF का प्रोग्राम है, बिजली, अगर हम गर्दिशी कर्ज़ों की बात करते हैं तो इस वक्त 2200-2400 अरब रुपया गर्दिशी कर्ज़ा है, और अगर हम नहीं इस गर्दिशी कर्ज़े को डिलीट करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम सब्सिडियां जो हैं वो ख़त्म नहीं करते और बिजली के नर्ख नहीं बढ़ाते, तो ये जब नेक्स्ट ईयर हम इन्हीं दिनों में बैठे होंगे तो ये गर्दिशी कर्ज़ा जो है वो 4000 बिलियन के करीब हो जाएगा, या कम से कम 3600-1200 तो कम से कम ऐड होगा। तो फिर वो हम कहाँ से, ये हमारे टोटल जो हमारी वसूलियाँ हैं FBR की, ये तो उसके बराबर चला जाएगा। तो बात ये है कि हकीकतन इस वक्त सूरत हाल जो है वो ऐसी नहीं है जिस तरह की हमें बताया जा रहा है। एक्चुअली मुल्क को इस वक्त रेवेन्यू की बहुत शदीद ज़रूरत है, और हमें अपने अखराजात जो हैं उनको कंट्रोल करना है। हम जो बाहर लग्जूरियस आइटम्स हम बाहर से मंगवा रहे हैं उनको हमने कम से कम ख़त्म करना है या बहुत कम करना है, क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं हम 40 बिलियन तक की चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं, और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 23-24 बिलियन डॉलर तक हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। तो यानी कि हमारी इंपोर्ट जो है वो 50% 100% ज़्यादा है हमारी एक्सपोर्ट से। तो जितने डॉलर्स हम बाहर से मंगवा रहे हैं उससे डबल उनको दे रहे हैं। अगर हम इसके साथ ये भी देख लें कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजे इस साल में, उनको भी हम प्लस कर लें इसमें, तो फिर हम ये देखें कि हमारी जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उसके बराबर हमारा जो रेमिटेंसेस हैं वो हैं, और प्लस उसके हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। यानी कि हम तो फिर बिल्कुल दरमियान में खड़े हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे है। उसके बाद गवर्नमेंट के अखराजात हैं, गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता सालों के दौरान लिए गए कर्ज़ों की किस्तें अदा करनी है, गवर्नमेंट ने मुल्क चलाना है, लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ देनी है। सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क आपको पता है कि गुज़िश्ता साल बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया था, लंगर खाने और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई थी, तो वो भी करना है। तो बड़े चैलेंजेस हैं मौजूदा वज़ीर ख़जाना को, और उन्हें इन तमाम चैलेंजेस से नबरदस्मा होना है। फिर बात ये आ जाती है कि क्या वो टैक्सेशन के माध्यम में कितना पैसा इकट्ठा कर सकेंगे। बात ये है कि हाथ तो उतने ही हैं टैक्स देने वाले, हमने वो तो बढ़ाए नहीं, हम उनसे एक ही जगह से कितना उनको निचोड़ लेंगे, कितना उनका हम जो है वो टैक्सेस की मद में उनके ऊपर बोझ डाल देंगे। हमें बराह रास्त टैक्सेशन जो है, हम अगर टैक्स ब्रॉडर कर दें टैक्स नेट को, बहुत ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में ले आएँ,
तो अल्टीमेटली हमारा जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है वो इन्हिसार कम हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आम पब्लिक के ऊपर चाय, चीनी, पत्ती, दूध और दीगर अशिया खुरनोश जो हैं उनके ऊपर जो टैक्सेशन है, बराह रास्त टैक्सेस हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, एटलीस्ट वो 50% तक रिड्यूस किए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग FBR को करनी होगी। और ज़ाहिर है वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन जो हैं बड़े मंजे हुए सियासतदान भी हैं और मुर्शदान भी हैं, तो ये कर सकते हैं। और जिस तरह से एक फ़ैसला पहले किया गया था कि शनाख्ती कार्ड जो हैं वही हमारे FBR के वो टैक्स नंबर होंगे, तो अगर वो कर लें और इसको एसोसिएट कर दिया जाए विद द SNGPL, SSGC और बिजली के जो हमारे मीटर्स हैं उनके साथ, तो हर शख्स का डाटा जो है और बैंकों का डाटा इसके साथ लिंक कर दिया जाए। ये वन लिंक के ज़रिए से हमारा शनाख्ती कार्ड डाला जाए, पता चले कि गुलाम मुर्तज़ा ने पूरे साल में कितने हज़ार की बिजली इस्तेमाल की है, कितने लाख की गैस इस्तेमाल की है, तो पता चलेगा कि मेरी ज़ाहिर है इतनी कमाई थी तो मैंने इतने पैसे जो हैं वो इस मद में ख़र्च किए हैं और मैं बैंक अकाउंट में क्या पड़ा। अगर सब चीज़ें एसोसिएट हों, एक दूसरे के साथ मिली जुली हों, तो फिर ये चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट मैनर्स में देखी जा सकती हैं। लेकिन ये वो शख्स बात कर सकता है जो ख़ुद ईमानदारी से टैक्स देता है और ईमानदारी से मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। जो इस तरह के आप जानती हैं कि हमें माफियाज़ का सामना है और वहाँ पे तो वो तो पसंद ही नहीं करते कि टैक्सेशन जो है उनके ऊपर आए। वो तो चाहते हैं कि बराह रास्त टैक्सेस लगें, गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्सेस मिलें और आवाम जो है उनसे वसूल किए जाएँ। ठीक है जी गुलाम मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया जाएगा, डॉक्टर साहब आप कैसे देख रहे हैं, क्या आवाम को इस बजट से कोई रिलीफ मिल सकेगा? डॉक्टर साहबा, जो मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है वो ये आ रहा था कि इस माली साल में हुकूमत को कुछ बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। एक तो बड़ी कामयाबी ये मिली कि मईशत की शरह नमू वो ख़ुद कह रहे हैं कि 3.94 होगी, मगर मेरा ख्याल है ये 4.5% तक जा सकती है। दूसरा ये होता है कि स्टेट बैंक के रिजर्व में कोई 4 अरब डॉलर का इजाफा हो गया। और तीसरी ये करंट अकाउंट का जो बैलेंस था वो मनफी से जो है वो प्लस हो गया, सरप्लस। तो उसकी वजह से कुछ हुकूमत बहुत ज़्यादा पुरजोश है। दूसरे ये कि हम IMF के प्रोग्राम में ज़रूर हैं, लेकिन IMF ने ये कहा है कि हम जुलाई में रिव्यू करेंगे। इसका मतलब ये कि इस वक्त मुमकिन है कि कुछ ऐसे इक़दाम उठा लिए जाएँ जो बाद में IMF ऑब्जेक्ट कर सकता है। चौथी चीज़ ये कि ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि बजट जिस वक्त सामने आएगा तो उसमें ऐसा ज़रूर नज़र आएगा कि आवाम को रिलीफ दिया गया है। लेकिन कुछ हक़ाइक़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी आपने कुछ आदाद-ओ-शुमार की भी बात हो रही थी। पहले तो ये कि हमने ये 3 साल गुजरे हैं और पिछली हुकूमतों के भी गुजरे हैं, उसमें मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो तरक्याती अखराजात का जो है रखा जाता है एलोकेशन, सूबे और वफाक दोनों उसमें कटौती करते हैं ताकि बजट खसारे को कंट्रोल करें। ये और वो शायद इस साल भी होगा। दूसरी बात ये थी कि तमाम सूबे एक तरफ शिकायत करते हैं कि वफाक ने हमें पूरे पैसे नहीं दिए, दूसरी तरफ वफाक जो उनको पैसे देता है उसको पूरा खर्च नहीं करते बल्कि फाजिल ले आते हैं ताकि बजट खसारा कम हो। तो जो बजट में आपको चीज़ें नज़र आएंगी उसमें से ये चीज़ें 2 डेफिनेट होने वाली हैं कि तरक्याती अखराजात में ये कटौती करेंगे और फाजिल बजट पेश करेंगे। एक मैंने आपको बताया कि IMF की शराइत अभी जुलाई में आनी बाकी। दूसरा ये कि पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो हम 15 रोज़ के अंदर लाते हैं, वो इसमें नहीं आते। लेकिन जाहिर बात है कि जो इस वक्त दुनिया में एक्टिविटी बढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी बढ़ रही है, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने वाली हैं। तो वो जब कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट आएगा 15 रोज़ के अंदर। दूसरा ये भी हमें नज़र आ रहा है कि IMF दबाव पर भी हमें शरह सूद बढ़ानी पड़ेगी, रुपए की कदर जो है वो थोड़ी सी कम हो गिरेगी। और ये जो हमारा जारी हिसाबात का जो खसारा मुस्बित हुआ है, ये यकीनी है कि अगले 2-3 महीने में ये दोबारा मनफी होने जा रहा है। इसमें कतई कोई शुबे की बात नहीं है। और हमारी जो भी कामयाबियाँ हैं उसमें बरामदात नहीं बढ़ रही हैं। अगर बरामदात 3 साल में बढ़ी हैं 1.5 अरब डॉलर और रेमिटेंसेज बढ़ गई 9 अरब डॉलर और 73 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेज आ गई हैं, जिसकी वजह से ये बेहतरी नज़र आ रही है। मगर स्टेट बैंक के गवर्नर ने बड़ी खुल के कहा है कि ये जो बेहतरी आई है इसमें हमने 2000 अरब रुपए का पैकेज दिया है और शरह सूद को हमने इतना कम किया जितना दुनिया में किसी ने नहीं किया, उसकी वजह से आई है। यानी हुकूमत ने इस्लाहात नहीं की। मगर जिस वक्त वो ये कहते हैं कि शरह सूद में हमने कमी की है, तो उन्होंने खातेदारों को जो नफ़ा नुकसान में शिरकत की बुनियाद पर थे, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A की खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए जो फरवरी में 1 लाख रुपए पर अगर मुनाफा मिलता था 11,000 फरवरी 2020 में
जुलाई 2020 में उसको उन्होंने 5,500 कर दिया। यह कानून की खिलाफ वर्जी है और 500 अरब रुपए उनसे खींच लिए। तो वो भी बजट के ऊपर जाने वाले हैं और ये भी एक मसला आएगा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग को आप कैसे जो है वो कर सकते हैं शरह सूद से। ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है हमारी। तो इन हालात में मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने और तहरीक इंसाफ ने जो 10 नुकात हिकमत अमली दी थी उसके 3 नुकात पर भी अमल करें तो जो कुछ ये आदेश दे रहे हैं उससे ज़्यादा हासिल होंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि अवाम में खुशहाली और बेहतरी आएगी। और अगर माजी की तरह किया कि तीनों वर्षों में हमने देखा कि वो टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं हुआ और जो आदाफ रखते थे वो 2400 अरब से कम हो गए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की पोटेंशलिटी है, हुकूमत का जो तहरीक इंसाफ का मंशूर है और जो 10 नुकात हिकमत अमली है उससे शानदार मुमकिन नहीं है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये स्टैंड ले लें कि जो भी बजट लाना है, जो भी करना है, इसके अंदर आप करें, तो अगले माली साल में पाकिस्तान की तेज़ रफ्तार तरक्की और अवाम की खुशहाली को कोई रोक नहीं सकता। और अगर उससे इनराफ किया तो जो 1980 से अब तक हो रहा है कि हमने कोई 4.7% से तरक्की की है, जो बांग्लादेश और भारत और श्रीलंका से भी कम है, तो खुदा न खास्ता उसी तरफ हम जा सकते हैं। तो ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है और ये फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है कि आया वो 22 करोड़ आदमियों की सपोर्ट लेना चाहते हैं या उन लोगों की सपोर्ट लेना जिनको कार्डल्स कह रहे हैं। बजट में ठीक रिलीफ नजर आए। जी जी। अमली तौर पर जब आप देखेंगे जब साल गुजरता जाएगा तो उसमें मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और IMF भी दांत तेज कर रहा है। तो वो अब फैसला ही प्राइम मिनिस्टर ने करना है। अगर वो फैसला कर लेते हैं कि मुझे अवाम की सपोर्ट पर जाना है और अपने मंशूर पर और 10 नुकात हिकमत अमली में अमल करना है तो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन होगी। एक साल के बाद अगर इस मुल्क में खुशहाली भी आपको नजर आएगी, कर्जों का बोझ भी कम होगा, अफरात-ज़र भी कम होगा और ग्रोथ रेट में मईशत में जो तरक्की होगी उसमें अवाम शरीक होंगे। अभी तक जो कुछ हुआ है, जैसे स्टेट बैंक गवर्नर कह रहे हैं कि जी मेरी पॉलिसी से हुआ है, वो तो आपने अवाम पे बोझ डाल के दिया है, तो वो फिर पायदार नहीं होगा। ये बुनियादी चीज़ है। अगर ये फैसला कर लें तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आइंदा माली साल के लिए शरह नमू 4.8% मुकर्रर की गई है, क्या वाकई मुल्क की जो मईशत है वो इस तरह बेहतरी की जानिब जा रही है, बढ़ रही है, या ये हुकूमत ये आने वाला जो अगला इलेक्शन है उसमें कामयाबी के लिए आवाम को ये मुल्क की मईशत बेहतर होती खुद दिखा रही है? अब ऐसे भी सवाल गर्दिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपसे बड़ा वाज़ेह कर दूँ कि ये अगर 4.8% या 5% भी हो और अगले साल 6% हो तो इनका 3 साल का औसत, इनका 5 साल का जो औसत बनेगा वो बनेगा 3.3%, जबकि विरसे में मिला था 5.5। मसला ये है कि इस साल जो आपने 3.94 जिसको मैं 4.5% कह रहा हूँ ये होगा, वो आपने जो है 2000 अरब का एक ऐसा पैकेज दिया जो आप आइंदा नहीं दे पाएंगे क्योंकि वन टाइम था वो। और जैसे मैंने कहा कि तामीराती शोबा को आपने कह दिया कि जी आप उसमें काला धन ले आएँ और स्टेट बैंक ने मनफी शरह सूद कर दी, तो ये तो चीज़ें अगर बरकरार रहने वाली नहीं है। और स्टेट बैंक गवर्नर खुद कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है उसमें मेरी पॉलिसियां हैं, उन्होंने हुकूमत को कोई क्रेडिट नहीं दिया है, मगर मुझे उनकी पॉलिसियों पर भी एतराज़ है कि वो कानून की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने खुल्ला आईन पाकिस्तान की शिक 3 की है, लेकिन रिजल्ट आए हैं अवाम के ऊपर बोझ डाल के। अगर ये बरकरार नहीं रहते और मंशूर पर भी अमल नहीं करते तो फिर ये 4.8 या 5% का हदफ जो है वो मेरे ख्याल से मुश्किल होगा। मगर इस साल हम हदफ जो हुकूमत कह रही है उससे आगे जाने वाले हैं, बिल्कुल वाज़ेह है। ठीक है जी, चले हम भी ज़रा आगे चलते हैं। अब इस बजट के हवाले से डॉक्टर साहब ये IMF का किरदार जो है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ज़रा ये बताते हैं कि हुकूमत और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनमें कई नुकात पर डेडलॉक पैदा हो गया है और IMF ने बिजली महंगी करने की शर्त भी आयद कर दी है और हुकूमत पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बात यह है कि हम लोग हकीकत से बात कर रहे हैं। जो हमारी टीम थी जिसमें कि मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक शामिल थे रजा बाकर साहब, उन्होंने वो तजावीज़ मंजूर की थी IMF के साथ 2 मरतबा। आप उस पर अमल नहीं कर रहे, मगर जो एक अच्छी चीज़ हुई है वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको फ़ोन किया और उनको ये बताया कि ज़रूर हमने शराइत तय की थी, ज़रूर ये मुआहदा है, लेकिन जो कोविड-19 की तबाहकारियाँ, ये 3rd फेज़ जो आ गया है उसमें इंसानी मसला इन सब के ऊपर है, तो आप हमें थोड़ी सी मोहलत दे दें बिजली के नर्ख बढ़ाने में, जिस पर एक हमदर्दाना गौर वो IMF कर सकता है। लेकिन अगर वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब समझ रहे हैं कि वो जो जिसको गवर्नर स्टेट बैंक भी शामिल थे उस शराइत में और वो आज भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो इतना आसान नहीं होगा
और अगर वो बजट उसके खिलाफ बनाते हैं तो जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि जुलाई में वो रिव्यू करने आने वाले हैं, और हमने एक दफ़ा नहीं किया, इससे पहले हमने मई 2019 में भी, उस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक भी यही थे और हफीज शेख साहब थे, वो शराइत मंजूर की थी, हमने उस पर अमल नहीं किया तो उन्होंने प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया और 1 साल तक सस्पेंड रहा। अब हमें ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कंसेशंस वो देंगे कोविड-19 की वजह से बिजली के नरखों में भी, उसको ये समझना चाहिए कि मोहलत लेंगे आप, जो प्रॉब्लम है उसको आप पोस्टपोन कर रहे हैं। मसला मोहलत लेने का और कंसेशंस लेने का नहीं है, मसला ये कि जो इस्लाहात पाकिस्तान 25 साल से वायदा कर रहा है और नहीं की, और इस साल भी नहीं करते जो कि इनके मंशूर का हिस्सा है, तो फिर प्रॉब्लम पोस्टपोन होंगी। कभी भी इस्लाहात जो हैं वो मोहलत का सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ करते। तो मैं इसीलिए बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि मसला इस वक्त ये है, एक बड़े अहम मोड़ पर हम खड़े हैं इस वक्त। जो है हम इन मुश्किलात में भी पड़ने वाले हैं कि दुनिया में आपने देखा कि वैक्सीनेशन लगने के बाद एक्टिविटी एकदम बढ़ी है, तो तेल ने ऊपर जाना है। तो अब आए हम पेट्रोलियम लेवी को कुछ 450 अरब रुपए का हदफ रखा था, जिसे मैं भत्ता कहता हूँ। अगर आपने वही भत्ता दोबारा लगा दिया तो फिर सवाल ये पैदा हो गया कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी, जिससे बरामदात मुतासर होंगे। तो मेरा सिर्फ कहना यह था कि IMF से इस हद तक बात करें कि जिस हद तक आप उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने उनसे बात की है कोविड-19 का, लेकिन आप ये मुस्तकिल कह कि हम टैक्सों की वसूली 2400 अरब रुपया साल आपने मजबूरी तौर पर उससे गिरा दिया और फिर तालीम और सेहत का बजट कम कर दिया। तो अगर वो मान भी जाएं, मसला ये नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये 7वीं हुकूमत है 93 के बाद से, 6 की 6 हुकूमतों ने ये कहा कि मईशत दिवालिया है। 6 के 6 हुकूमतें जो हैं वो IMF के पास गई, उन्होंने कहा मईशत मुस्तहकम हो गई, अब हम ग्रोथ दिखाएंगे। उसके बाद जैसी हुकूमत बदली दोबारा IMF के पास गए। 7वीं हुकूमत ने अब तक वही किया है, मईशत दिवालिया। उसके बाद वो IMF से कर्जा लिया, फिर उन्होंने कहा मईशत मुस्तहकम हो गई, जो कि नहीं हुई है, इसलिए कि तिजारती खसारा इस साल 6 अरब डॉलर बढ़ गया है, बिल्कुल वाज़ह नजर आ रहा है। हमारी बैरूनी सरमायाकारी में कोई 11 अरब डॉलर 3 साल में कम आए हैं 2018 के मुकाबले में। स्टॉक एक्सचेंज जो ऊपर जा रहा है उसकी वजह यह है कि 2.7 अरब डॉलर एक महीने में आए हैं अप्रैल में, जबकि वो पिछले 10 महीने में सिफर आए थे। तो ये जो इस वक्त एक सूरत हाल डेवलप हो गई है, इसको मोहलत समझकर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फैसला करें, अपने इसको साथ लेकर आएँ, जो उनका 10 नुकाती एजेंडा था, खासतौर से 100 दिन के अंदर टैक्सेशन को लाने का, गर्दिशी कर्जों को टैकल करने का, ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएंगी। जो कार्टल्स हैं, जो माफियाज हैं, जो माजी में भी वही हुकूमतों को मशवरा देते रहे हैं, अब वो फिर दोबारा उन्हीं को मशवरा दे रहे हैं, वही मशवरे जो उन्होंने पिछले 3-4 हुकूमतों को दिए थे। कई लोग आज जो हैं वो इन्हीं हुकूमतों में भी रह चुके हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने दूसरी तरफ डाल दिया है मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से मुश्किलात बढ़ेंगी। और अगर जो बजट में नज़र आए या नहीं आए, हमारे बजट में हिडन चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो शुरू में बहुत कुछ नज़र आएगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हमें डिफ़िकल्टीज आएंगी। लेकिन मैं अब भी एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूं, जो पाकिस्तान को हम लोग बुरा मान जाते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं। मैंने एक दफ़ा ये कह दिया कि जो 2075 तक 2075 तक पाकिस्तान की शरह नमू जो है, सॉरी फीकस आमदनी 2075 तक OECD ममालिक से कम रहेगी। तो बहुत से लोग एतराज़ करें, जनाब आप 2075 की प्रोजेक्शन दे रहे हैं, मगर मैं आपको एक जुमला बता दूं। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा के एक ज़ैली इदारे ने यह कहा था 2008 में कि अगर पाकिस्तान 8.3% से तरक्की नहीं करता तो 2050 तक भी इनकी फीकस आमदनी कम रहेगी। स्टेट बैंक ने उसको अडॉप्ट किया और ये कहा ये 2008 में कि ये बात सही कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 8.3 कहा था 2008 में। अब आप 2021 में 4% भी नहीं कर पाए औसतन, तो जब वो 2050 नहीं है तो 2075 तो हो गया। तो सियासी नारे लगाना और कामयाबी के दावे करना एक चीज़ है, हकीकत को सामने रखें, अपने मुल्क की पोटेंशियलिटी को रखें, अपने मुल्क को जो अल्लाह ताला ने वसाइल दिए उनको रखें, लोगों के जोश और जज्बे को और मेहनत को रखें, ज़रख़ेज़ ज़मीन को रखें, किसानों को देखें, तो बहुत कुछ हो सकता है इस मुल्क में। और ये करें बजाय इसके कि सियासी झगड़ों में पड़ जाएं। और अपोजिशन जो है खामखा वो 3.94 को खामखा अपोजिशन चैलेंज कर रही है, मुझे सख्त एतराज़ है। वही उससे बढ़ने वाला है, तो आप क्यों खुश क्यों नहीं होते? ठीक है, आप ये कह दें कि इसमें हुकूमत का क्रेडिट नहीं है, स्टेट बैंक का है या कानून तोड़ने का है, दैट इज वन थिंग, ठीक है, उसको चैलेंज करना। झगड़ों से मुझे याद आया डॉक्टर साहब, ये बजट के हवाले से सिंध को वफाकी हुकूमत से बड़े तहफ़्फ़ुज़ आते हैं। वो कहते हैं जी हमें तरक्याती बजट कम दिया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आपके सूबा सिंध सही एतराज़ उठा रहा है? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि मेरा एक सवाल है और मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। मैंने पिछले 8 साल के बजट देखे, हमेशा
अपोजिशन में जो सूबे होते हैं, पहले पंजाब अब सिंध कह रहा है कि जनाब हमें जो पैसे वायदे किए जाते हैं वो नहीं मिलते, इसलिए कि जो टैक्सों की वसूली जब आपकी कम होगी तो आपको 57% मिलने थे ना, बिल्कुल वाज़ेह 57 मिलता है जो वसूली होगी। आपने हदफ रखा था 4963, आपका हो रहा है 4700। मगर मैं जो चीज़ अर्ज कर रहा हूँ बिल्कुल जिम्मेदारी से कि ये सूबे जो पब्लिकली एतराज़ करते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो गया, वही सूबे हुकूमत के वफाक के साथ गठजोड़ करते हैं कि जनाब जो पैसा आप हमें दिया है, जिसको हम कम कह रहे हैं, इसको हम खर्च नहीं करेंगे, इसको हम रोक लेंगे ताकि आपका बजट खसारा कम रहे। तो ये तो एक अंदर से गठजोड़ है। क्यों? क्योंकि सूबे कहते हैं हम एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम प्रॉपर्टी पे नहीं लगाएंगे, वफाक अलग पे नहीं लगाए। तो अंदरूनी खाना तमाम सूबों का, तमाम चारों सूबों का वफाक के साथ गठजोड़ रहा है पिछले 10 वर्षों में, जब से फाइनेंशियल अवार्ड आया था, 7th फाइनेंशियल अवार्ड, जो कि गलत था अवार्ड, क्योंकि जिस दिन वो अवार्ड आया था उसी दिन सरकारी टीवी पे मैंने कहा था सेम डे कि ये तो गलत है, ये नहीं अमल होगा, नहीं हुआ। तो ये गठजोड़ तो अंदरूनी है कि ताकतवर तबकों को टैक्स नहीं लगाएंगे, और सूबे जो शिकायत करते हैं वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। तो फिर वो फाजिल बजट, इस साल भी फाजिल बजट सिंध ने भी दिया है, पिछले साल भी दिया था, और जब पंजाब जब जो अपोजिशन में था तो उन्होंने भी दिया था। तो ये गठजोड़ है, ये सियासी बयानात हैं। वही है कि कोई भी आदमी ताकतवर तबकों पर एक बुनियादी चीज़, जो प्राइम मिनिस्टर जो तहरीक इंसाफ का 100 दिन के अंदर वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आयद करेंगे, मुनसिफाना निज़ाम होगा और मईशत दस्तावेजी होगी। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह कि 8,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठे होंगे। जीएसटी जो इस वक्त जो है 17% है, वो 7.5% पर आ जाएगा। पेट्रोलियम लेवी जो 30 रुपए लीटर तक है वो 0 हो जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो 3-4 हज़ार अरब रुपए ताकतवर तबके हम नहीं दे रहे, ये चोरी कर रहे हैं, उसका बोझ पूरी मईशत पर आ रहा है, पूरी कौम पे आ रहा है। तो अब एक गठजोड़ है अशराफिया का और इदारों का, जिसमें स्टेट बैंक, FBR भी शामिल है, और फिर IMF का वफाक और सूबों के साथ एक गठजोड़ है। वो इसको तोड़ दें अगर एक दफ़े, तो मेरा मुल्क जो है भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश से किसी गिनती में नहीं, भारत से आगे हम निकलने की आज भी सलाहियत रखते हैं, जो वसाइल हैं। लेकिन ये चीज़ आप अगर एजुकेट करने में डॉक्टर साहब कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग गठजोड़ करके अशराफिया को खुश कर रहे हैं, मईशत और आवाम को खुश नहीं कर रहे। ये एक चीज़ अगर लोगों की समझ में आ जाए तो फिर इस मुल्क की तरक्की को रोक नहीं सकता। वरना जो 1980 से अब तक हो रहा है, आप 23 दफ़े IMF के पास जा चुके हैं, जो है जब से पाकिस्तान बना है, और अगली दफ़े फिर जाएंगे। जो कहते हैं आखिरी प्रोग्राम है, ये नहीं होगा, ये दोबारा जाएंगे। तो इस खुशी, इस शैतानी चक्कर से निकले तो आप देखिएगा बेहतरी आ जाएगी। वरना खुदा ना खास्ता स्टेटस। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपके लिए मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है, और नाज़रीन इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लड़ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।